मूवी की शुरुआत एक 20 साल की खूबसूरत लड़की कात्या अफोनीना से होती है, जो रूस के एक छोटे से शहर में अपने दादा इवान अफोनीना के साथ रहती थी। कात्या के दादा इवान द्वितीय विश्व युद्ध के एक रिटायर्ड स्नाइपर थे, जो कात्या के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। इनके पड़ोस में वादिम, बोरिस और इगोर नाम के 3 लड़के हफ्ते में एक दिन अक्सर अपने घर प्रोस्टिट्यूट बुलाकर अय्याशी करते थे। लेकिन एक दिन वो लोग किसी भी प्रोस्टिट्यूट को अपने घर पे नहीं बुला पाते हैं, जिसके बाद वो लोग ये फैसला करते हैं कि पड़ोस में रहने वाली किसी भी लड़की को बहला फुसला कर अपने कमरे पर लेकर आएंगे और उसके साथ ही जबरदस्ती करेंगे। ये लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी बोरिस की नजर पास से गुजर रही कात्या पे पड़ती है, जिसे देखकर वादिम बताता है कि ये लड़की तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। इगोर जब ये सुनता है तो वो उन दोनों से कहता है कि क्यों ना आज हम इसे ही अपने कमरे पे बुला लें, और यही सोचकर वादिम और इगोर से बात करने के लिए जाते हैं। वे दोनों कात्या को कुछ वक्त के लिए अपने घर पे चलने के लिए कहते हैं। इगोर उसे बताता है कि आज उसके दोस्त का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर गाना गाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बहुत ही उदास है। इगोर उसे बताता है कि तुम हमारे साथ चलकर पार्टी में शामिल होकर उसके जन्मदिन को स्पेशल बना सकती हो, लेकिन कात्या उसके साथ जाने से मना कर देती है और बताती है कि उसे अपने घर जाना है क्योंकि उसके दादाजी उसका वेट कर रहे होंगे। जब वे दोनों कात्या की इस बात को सुनते हैं तो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कात्या को कुछ समय के लिए अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं। जब कात्या उनके रूम पे जाती है तो देखती है कि वे लोग बहुत देर से शराब पी रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद बोरिस भी कात्या को बियर का एक गिलास देता है। तभी वादिम सभी को बताता है कि कात्या एक अच्छी सिंगर है, इसलिए इगोर से बर्थडे बॉय के लिए गाना गाने का रिक्वेस्ट करने लगता है। सभी लोगों के रिक्वेस्ट करने पर कात्या गाना गाना शुरू कर देती है। तभी वादिम चुपके से कात्या की बियर में नशीली दवाई मिला देता है, और जैसे ही कात्या गाना गाकर अपना ड्रिंक खत्म करती है और वहां से जाने वाली होती है कि तभी उसे चक्कर आने लगता है, जिससे वो वापस दोबारा बैठ जाती है। कुछ देर के बाद तीनों लड़के उसे एक दूसरे कमरे में लेकर जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। हालांकि कात्या अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिससे बोरिस सबसे पहले कात्या का रेप करता है और बाकी 2 कात्या को पकड़े रहते हैं। कई घंटों तक तीनों लड़के कात्या का रेप करते हैं, और जब वे तीनों बोर हो जाते हैं तो कात्या को वहां से जाने के लिए कहते हैं। कात्या जब वहां से जाने लगती है तो बाद में उसके पर्स में कुछ पैसे रखता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। कात्या जब उनके रूम से बाहर रोड पे पहुंचती है तो वादिम के दिए हुए पैसों को रोड पे ही फेंक देती है और अपने घर चली जाती है। कात्या के जाने के बाद इगोर और बोरिस बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं कात्या उनके खिलाफ कंप्लेन न कर दे। लेकिन बोरिस उन्हें समझाता है कि उसके पिता पुलिस में बड़े पद पर हैं, इससे उन्हें कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ जब कात्या अपने घर पे पहुंचती है, दरवाजा बंद करके रोने लगती है। कात्या के दादाजी जब उसे देखते हैं तो उन्हें उसकी हालत देखकर समझने में देर नहीं लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद कात्या अपने दादा इवान को उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, जिसके बाद इवान उसे थोड़ी हिम्मत देता है और अपने कमरे में लेकर जाता है। इवान काफी गुस्से में होता है और वो उन तीनों लड़कों को जान से मारने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर उनके घर की तरफ जाने लगता है। इवान के हाथ में कुल्हाड़ी को देखकर उसका एक पड़ोसी एलेक्सी उसे रोकता है, जो कि एक लोकल पुलिसकर्मी होता है। एलेक्सी को जब कात्या के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है तो वो इवान को शांत रहने के लिए कहता है और सुझाव देता है कि उसे सबसे पहले पुलिस को बुलाना चाहिए। इवान उसकी बात मान जाता है और कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और अपार्टमेंट में जाकर उन तीनों लड़कों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस वाले उन तीनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर टार्चर करती है, लेकिन वे तीनों उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला उन्हें बताता है कि उन्हें जेल में ऐसे कैदियों के साथ रखा जाएगा जो उनके साथ वही करेंगे जो इन तीनों ने कात्या के साथ मिलकर किया है। पुलिस वाले की बात सुनकर बोरिस बहुत डर जाता है और ये कबूल करता है कि उन्होंने कात्या को अपने रूम पर बुलाकर उसके साथ रेप किया है। उनकी बात सुनने के बाद पुलिस वाले उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी एक जूनियर पुलिस अफसर बताता है कि ये तीनों लड़के हफ्ते में एक दिन लड़कियों को अपने घर पर लाकर अय्याशी करते थे, और इसी तरह से इन्होंने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। इसके बाद जैसे ही पुलिस वाले खून लगी बेडशीट को सबूत के तौर पर इकट्ठा करने लगते हैं कि तभी वादिम का पिता निकोलाई वहां पर आ जाता है, जो कि एक पुलिस कर्नल होता है। निकोलाई पुलिस वालों से वहां पर हुई घटना के बारे में पूछता है और अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें बताता है कि इस केस को वो खुद हैंडल करेगा। निकोलाई की बात सुनने के बाद पुलिस वाला उसे बताता है कि तीनों लड़कों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और उन्हें घटना स्थल पर खून से सनी एक बेडशीट भी मिली है, जो कात्या को इंसाफ दिलाने और लड़कों को हिरासत में लेने के लिए काफी है। निकोलाई जब पुलिस वालों की बात को सुनता है तो बहुत गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि तीनों लड़कों को मेरे ऑफिस में लेकर आओ। निकोलाई ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहा होता है, और जब पुलिस वाले तीनों लड़कों को लेकर निकोलाई के ऑफिस में जाते हैं तो निकोलाई उनसे सामान्य पूछताछ करने के बाद छोड़ देता है। अगले दिन इवान जब सोकर उठता है तो उसे कात्या कहीं दिखाई नहीं देती है। इसके बाद इवान उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद इवान को पता चलता है कि कात्या ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है, जहाँ कात्या पूरा दिन लगातार रोती रहती थी। बाथरूम से निकलने पर कात्या इवान को बताती है कि वो शीशे में खुद से नजर नहीं मिला पा रही है।
इवान जब ये सुनता है तो अपने आप को बहुत ही बेबस पाता है, क्योंकि वो कात्या के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इवान कात्या से उसका मेडिकल चेकअप कराने के लिए अपने अपार्टमेंट में तीसरी मंजिल पर रहने वाली डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन कात्या ये कहकर मना कर देती है कि वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि उसके साथ क्या हुआ है। इवान जब कात्या की इस बात को सुनता है तो उसे बताता है कि आसपास के सभी लोग उसके साथ हुई घटना के बारे में जानते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने उन लड़कों को अपार्टमेंट में छापा मारकर पकड़ कर ले गई थी। कात्या जब ये सुनती है तो बहुत डर जाती है और उसे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद कात्या का मेडिकल चेकअप करने के लिए डॉक्टर आती है और बताती है कि वो काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए उसे कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। इसके बाद अगले दिन इवान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि पुलिस कर्नल निकोलाई ने दबाव देकर तीनों लड़कों पर लगे सभी आरोपों को खारिज करके उन्हें रिहा कर दिया है। इवान जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो सोचने लगता है कि कात्या को इंसाफ दिलाने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। अगले दिन इवान कात्या को लेकर पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां वो एक पुलिस वाले से मिलकर कात्या के केस को कोर्ट के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन वो पुलिस वाला कात्या की हेल्प करने के बजाय उसका मजाक बनाने लगता है और उससे उल्टा पुल्टा सवाल पूछने लगता है। वो कात्या के ही ऊपर आरोप लगाता है कि वो खुद ही उन लड़कों के पास गई थी और जानबूझकर उनके साथ इंटीमेट हुई ताकि उन लड़कों में से कोई एक उससे शादी कर सके। उस अफसर की बात को सुनकर कात्या को बहुत बुरा लगता है और अब वो ये मान लेती है कि उसके साथ जो भी हुआ अब उसे भूलना पड़ेगा। अगले दिन इवान जब अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में वही तीनों लड़के दिखाई देते हैं। इवान उन लड़कों के करीब जाता है और उनके चेहरों को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर के बाद इवान वहां से चला जाता है, लेकिन वो तीनों लड़के इवान पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद इवान अपनी आर्मी यूनिफॉर्म को पहनकर अपने एक दोस्त के पास जाता है, जो कि एक जज होता है। इवान उसे कात्या के केस का फाइल दिखाकर कात्या को इंसाफ दिलाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन जज उसे बताता है कि तुम्हें इन सब चीजों में न पढ़कर कात्या की परवरिश पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो एक प्रोस्टिट्यूट बनकर रह जाएगी। जज की बात सुनकर इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो जज को गालियां देकर वहां से चला जाता है। इवान लोगों से मदद मांगते मांगते बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए अब वो उन लड़कों से कात्या का बदला लेने का फैसला करता है। इसके बाद इवान एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर अपने एक पुराने घर को $5000 में बेच देता है। घर आने के बाद इवान को कात्या से पता चलता है कि पुलिस कर्नल निकोलाई उसके घर पे आया था और एक लिफाफे में कुछ पैसे देकर गया है। जैसे ही इवान इस बात को सुनता है तो एकदम से आग बबूला हो जाता है और उस पैसे के लिफाफे को लेकर निकोलाई के घर पे जाकर उसके मुंह पे मार देता है। उसके बाद जब इवान घर पहुंचता है तो कात्या उसे बताती है कि पड़ोस में रहने वाली आंटी 3 हफ्तों के लिए गांव गई हैं और उन्होंने अपने पंछियों की देखभाल करने के लिए अपने अपार्टमेंट की चाबी हमारे पास ही छोड़ गई हैं। इवान जब ये सुनता है तो वो तुरंत ही चाबी को लेकर उस अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि उस अपार्टमेंट से तीनों लड़कों का अपार्टमेंट ठीक सामने ही है। और जब ये इवान देखता है तो सोचता है कि उन लड़कों से बदला लेने के लिए ये जगह एकदम से परफेक्ट है। इसके बाद इवान मार्केट में जाता है और एक हथियार बेचने वाले डीलर से कांटेक्ट करता है। डीलर उसे पिस्टल और रिवॉल्वर दिखाता है, लेकिन इवान उससे बताता है कि उसे एक राइफल चाहिए। क्योंकि उस डीलर के पास राइफल नहीं होती है, इसलिए इवान वहां से जाने लगता है। तभी एक और डीलर इवान के पास आता है और बताता है कि उसके पास वो हथियार है जो इवान को चाहिए और वो उसे सही दाम मिलने पर बेच सकता है। इसके बाद वो डीलर इवान को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है और कई तरह के हथियार को दिखाता है। उन हथियारों में से इवान को एक एसवीडी स्नाइपर राइफल पसंद आ जाती है और वो उसे खरीद लेता है। वहां से जाने के पहले इवान उस राइफल को एक डमी के ऊपर टेस्ट करता है और एक भी शॉट मिस नहीं करता। उस राइफल में एक साइलेंसर लगा होता है, जिसे देखकर डीलर समझ जाता है कि इवान इसे इलीगल पर्पज के लिए खरीद रहा है। अब शाम को जब इवान वापस अपने घर लौटता है तो देखता है कि कात्या की माँ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ टर्की से लौट आई है। कात्या की माँ कभी भी कात्या और इवान के साथ रहना नहीं चाहती थी, वो बस अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। पहले तो वो कात्या को गिफ्ट देती है और बहुत ही खुश दिखाई देती है। वो कात्या से उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर नई जिंदगी जीने के लिए कहती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो इवान के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। इवान जब ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर कात्या के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए आई है। कात्या की माँ इवान से कहती है कि उन्हें वादिम के पिता निकोलाई के दिए हुए पैसे को रख लेना चाहिए था और जैसे ही इवान इस बात को सुनता है तो एकदम से आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही अपना शर्ट निकालकर कात्या की माँ के ऊपर फेंक देता है और घर से बाहर निकालकर दोबारा वहाँ वापस आने से मना कर देता है। इसके बाद अगले दिन इवान अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ चेस खेलने के लिए जाता है, जहाँ वो तीनों लड़कों को उनके अपार्टमेंट में जाते हुए देखता है। इवान तुरंत ही वहां से कात्या की आंटी वाले अपार्टमेंट में जाता है, जहां से उन तीनों लड़कों का लिविंग रूम एकदम से सटीक दिखाई देता है। इवान तुरंत ही राइफल से उन लड़कों पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन वो उन्हें जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो निशाना लगाकर एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करने लगता है।
इसके बाद जैसे ही बोरिस बियर के बोतल को अपने दोनों जांघों के बीच में लाता है कि तभी इवान गोली चला देता है और वो गोली बोतल को तोड़ती हुई बोरिस के प्राइवेट पार्ट में जाकर लग जाती है। इवान तुरंत ही राइफल को वहीं पर छिपा देता है और अपने दोस्तों के पास चेस खेलने के लिए चला जाता है और ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। दूसरी तरफ वादिम और इगोर बोरिस को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां वादिम का पिता निकोलाई वादिम और इगोर से वहां पर हुए हादसे के बारे में पूछता है। चूंकि निकोलाई को लग रहा था कि वे लोग गन से खेल रहे होंगे और गोली गलती से बोरिस को लग गई होगी, लेकिन वादिम और इगोर उसे बताते हैं कि वो लोग वहाँ केवल आपस में बात कर रहे थे। इसके बाद निकोलाई उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है और बताता है कि तुम तीनों से कोई न कोई बदला लेने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच इवान के पड़ोसी एलेक्सी को इवान के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इवान उन लड़कों से अपने पोती कात्या का बदला ले रहा है और वो ये भी जानता था कि इवान के पास कभी न कभी निकोलाई जरूर आएगा। अब कुछ दिनों के बाद इवान कात्या के आंटी के अपार्टमेंट में फिर से जाता है और इस बार वो इगोर को अपना निशाना बनाता है। इगोर अपनी कार के अंदर बड़े ही मजे से गाने सुन रहा होता है, तभी इवान कार के फ्यूल टैंक पर गोली चलाकर कार को ब्लास्ट कर देता है। कार में आग लगने की वजह से इगोर के पिछले हिस्से में भी आग लग जाती है और वो कार से बाहर निकलकर भागने लगता है। वहाँ मौजूद आसपास के लोग किसी तरह से उसके आग को बुझा देते हैं, लेकिन उस आग से इगोर का निचला हिस्सा इतना जल जाता है कि वो अब खड़ा भी नहीं हो सकता था। इस हादसे के बाद निकोलाई वादिम को सावधान रहने के लिए कहता है और बताता है कि शूटर उसे कहीं से कभी भी मार सकता है। वादिम जब ये बात सुनता है तो बहुत ही डर जाता है और अपने घर की सभी खिड़की को पर्दे से कवर करने लगता है। दूसरी तरफ इवान का पड़ोसी एलेक्सी इवान से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन इवान घर पर मौजूद नहीं होता है। जब इवान के बारे में एलेक्सी कात्या से पूछता है तो कात्या उसे बताती है कि वो अक्सर पक्षियों की देखभाल करने के लिए उनकी आंटी के अपार्टमेंट में जाया करते हैं। और जब एलेक्सी को पता चलता है कि कात्या की आंटी का अपार्टमेंट उन लड़कों के अपार्टमेंट के ठीक सामने है जहाँ हादसे हुए हैं, तो वो चुपके से कात्या की आंटी के अपार्टमेंट की चाबी को अपनी जेब में रख लेता है ताकि वो ये चेक कर सके कि उसका शक सही है या नहीं। उसी समय निकोलाई और उसके पुलिसकर्मी इवान के घर सर्च वारंट के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उन लड़कों के साथ हुए हादसे के पीछे इवान के ही हाथ है। वह लोग इवान के घर में राइफल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें उसके घर में कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक उसी समय कात्या की आंटी वहां पर अपने घर की चाबी लेने के लिए आ जाती है। निकोलाई को जब पता चलता है कि इवान के पास एक और घर की चाबी है तो वो उस घर को भी चेक करने के लिए कहता है। इवान जब ये सुनता है तो बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसने राइफल को उसी घर में छिपाया था। और जब पुलिस वाले कात्या की आंटी के घर में तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उन्हें कहीं भी कोई भी राइफल नहीं मिलता है। इसके बाद निकोलाई इवान से उसके बेटे वादिम को कुछ भी न करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिस पर इवान उसे बताता है कि वो वादिम के साथ पहले ही कुछ कर चुका है। निकोलाई जब ये सुनता है तो बहुत ही घबरा जाता है और तुरंत ही वादिम को देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। निकोलाई के जाने के बाद इवान कात्या की आंटी को बताता है कि उसने वादिम के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो एक रेपिस्ट है और इससे बुरा उसके साथ और क्या हो सकता है। दूसरी तरफ निकोलाई जब अपने घर पहुंचता है तो उसके घर का दरवाजा बंद होता है, इसलिए निकोलाई वादिम से दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। और जब वादिम दरवाजे को नहीं खोलता है तो निकोलाई अपने गन से लॉक को तोड़ देता है। उधर दूसरी तरफ वादिम को लगता है कि उसे मारने के लिए बाहर शूटर आया हुआ है, इसलिए वो अपने पिता निकोलाई को ही गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कई दिनों से डर के कारण वादिम अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है। पुलिस ऑफिसर एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाता है, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत ही कम दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम इवान को एलेक्सी से बात करते हुए देखते हैं, जो इवान को अपने घर चलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसने ही निकोलाई के राइफल खोजने से पहले ही उसे वहां से हटा दिया था। वो उसे बताता है कि उसे मालूम है कि उन लड़कों ने गलती की थी और वो इवान को केवल वार्निंग देकर वहां से जाने देता है। इसके बाद जब इवान अपने घर पहुंचता है तो वो कात्या को गाना गाते हुए देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कात्या धीरे धीरे उस हादसे से उभर रही है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।